संविधान का विचार। संविधान मतलब क्या? कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान सभा मतलब उसको बनाने वाली संस्था। मैं पूछ रही हूँ संविधान का पहला विचार। आप एग्जैक्टली तो वही क्या होगा? पहला विचार। कब हुआ था? 1895। सिंपल। यहीं से तो कहानी शुरू हुई थी ना। आपने पढ़ा नहीं है घर जाके? ऐसे नहीं काम चलेगा भाई। ऐसे थोड़ी ना कि नहीं मैं तो डेमो पे हूं अभी। अरे तो पढ़ तो रहे हैं ना, अभी से सीरियस होंगे तब आगे सीरियस होंगे। हो गया नहीं तो फिर। संविधान बनाने का पहला प्रयास कब किया गया? संविधान आप बताइए, भारतीयों के द्वारा संविधान बनाने का पहला प्रयास कब किया गया? अरे हर कोई 1934 संविधान विचार पूछ रही हूँ तो भी 1934, सभा पूछ रही हूँ तो भी 1934। बस एक चीज रट लिया क्या आप लोगों ने? कौन बताएगा? 1928 में, 1928 में पहली बार संविधान बनाने का प्रयास हुआ, जिसको कहते हैं नेहरू रिपोर्ट। 1895 में पहली बार विचार रखा, जो कि रखा था बाल गंगाधर तिलक ने। यार अब ये तो वो बता पाएंगे। नेहरू मतलब मोतीलाल नेहरू तो तब से ही चल रही है, नाम अपन ने तो रखे नहीं है। वो तो जिस वक्त रिपोर्ट आई, सिंपल सी बात है, मोतीलाल नेहरू जी उसके अध्यक्ष थे। उस जो सम्मेलन बुलाया गया था उनकी ही नेतृत्वकर्ता में, उनकी अगुवाई में कार्य हो रहा था। हमेशा कोई भी जब समिति बनती है उसके जो अध्यक्ष होते हैं जनरली उसी के नाम से उसके मिशन का, आयोग का, समिति का या रिपोर्ट का नाम होता है। जनरल पैटर्न यही होता है। अब क्योंकि मोतीलाल नेहरू जी बना रहे थे इसलिए वो कहलाती है नेहरू रिपोर्ट। अब ये तो हमारी अंडरस्टैंडिंग हमें रखनी पड़ेगी ना कि नेहरू जी मतलब सिर्फ जवाहरलाल नेहरू नहीं है, 1928 में मोतीलाल नेहरू। और ये फैक्ट जब तक नहीं पता तब तक कोई बात नहीं, जब पता चल गया तो फिर तो रिवीजन। देखिए रिवीजन इज द की, और कुछ नहीं है। तो क्यों कंफ्यूज होंगे? अब पता चल गया। अब जैसे जब तक नहीं पता था तब तक तो ओके ठीक है, आपका तब तक जायज था। जब मैंने कभी नहीं पढ़ा तब तक जायज है कि नेहरू सुन के मैं जवाहरलाल नेहरू समझू। पर जब अपन ने पढ़ लिया तो फिर तो रिवीजन करना पड़ेगा, और कोई तरीका नहीं है। और क्या, ऐसे तो होता है। तुम भी कर लो कोई खुश, तुम्हारे नाम से भी किसी का नाम अपन श्रद्धा रखवा देंगे, किसी रिपोर्ट का नाम, किसी आयोग का नाम। अपनी लाइफ का टारगेट बना लो कि अब मैं कोई ऐसा काम करूंगी कि आने वाली जनरेशन पढ़ेंगी श्रद्धा रिपोर्ट, श्रद्धा रिपोर्ट के अनुसार। बना लो कोई एक ऐसा टारगेट। हाँ जी, आप लोग पढ़ नहीं रहे हैं, ये बहुत डिसअपॉइंटिंग है। मतलब अगर मैं आगे पढ़ते चली जाऊं, आगे आगे पार्ट पीछे सा पार्ट, सच में बहुत डिसअपॉइंटिंग है, आपके लिए नुकसानदायक है। सिंपल सी कहा, अभी तक तो हमने कुछ टेक्निकल बातें डिस्कस ही नहीं की हैं। अब तक तो अभी अपन बहुत सिंपल चल रहे हैं। फिर से एक बार क्विक रिवाइज में पीछे से करवा देती हूं। अगर अब भी अलर्ट नहीं थे तो प्लीज अलर्ट हो जाइए, याद करना ही पड़ेगा। सबसे पहले हमने पढ़ा जो संविधान का निर्माण करने वाली जो संस्था है संविधान सभा। बार बार एक ही शब्द इसलिए रिपीट कर रही हूं ताकि आपके दिमागों में बैठ जाए। और ये संविधान सभा का गठन जो है अपन ने देखा था 1946 में हुआ था, है ना। 1946 में अचानक से गठन कैसे हो रहा है, कैसे ब्रिटिश सरकार गठन के लिए मान गई, हम उसका बैकग्राउंड देख रहे हैं। तो हमने देखा कि सबसे पहले संविधान का विचार ही कहां से आता है? 1895 में बाल गंगाधर तिलक जी के द्वारा। सुनते जाइएगा, लिखूंगी नहीं, है ना। याद है, विचार मतलब सिंपल विचार कि ऐसा होना चाहिए, और उसके लिए उन्हें एक स्वराज विधेयक लेकर आए थे, वो अपन ने कल देखा। दूसरी बार बात आती है, इस विचार को और बड़े रूप में, मांग के रूप में रखते हैं गांधी जी 1922 में। कितने सालों बाद, आप देखिए कितना डिफरेंस है, क्योंकि इतने सालों में परिस्थितियां बदलती हैं। और मैंने आपको बताया था कि इसी बीच में एक अधिनियम आया था सरकार का 1919 में, जिसको उन्होंने कहा था सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार। तो फिर ये था इसका बैकग्राउंड, सिंपल इतना था कि गांधी जी कह रहे हैं सुधार तुम क्यों करोगे, हम करेंगे, हमारी मांग। तो कुल मिला के दोबारा मांग करते हैं महात्मा गांधी। बट यहां से प्रश्न नहीं आएगा। प्रश्न आएगा पहला विचार 1895 बाल गंगाधर तिलक। इसके बाद 1928 में पहली बार संविधान बनाने का हुआ प्रयास। यहां पे था पहला विचार, ठीक। इसके बाद ये सब बातें किसकी चल रही हैं? संविधान की चल रही है, मतलब उस किताब की चल रही हैं, उस विधान की चल रही है, मतलब कानून की चल रही है। पहली बार ये कानून बनाने के लिए एक संस्था होना चाहिए, ये मांग पहली बार आ रही है 1934 में।
तो यहाँ पे था पहली बार संविधान का विचार, यहाँ पे था पहली बार संविधान बनाने का प्रयास, और 1934 में पहली बार बात हो रही है कि ये जो काम है कोई एक व्यक्ति ना करे, एक सभा करे, संविधान सभा करे। और ये मांग रखने वाले व्यक्ति का नाम था मानवेंद्र नाथ रॉय, MN रॉय। तो आप देख रहे हो सारी चीजें भी व्यक्तिगत स्तर पे चल रही हैं। एक व्यक्ति कह रहा है कि ऐसा होना चाहिए, ये भी व्यक्ति ही है, गांधी जी, व्यक्तिगत काम है। ये प्रयास चलो व्यक्तिगत नहीं था, सामूहिक था, पर फेल हो गया था। उस समय की परिस्थितियां कुछ ऐसी थी कि जो नेहरू रिपोर्ट है वो लागू नहीं हो पाई थी। शायद लागू हो जाती तो आगे की कहानी कुछ और होती, बट वो लागू नहीं हो पाई थी क्योंकि लागू करने का जिम्मा किसका है? सरकार का, और सरकार तो अपनी थी नहीं। इसके बाद मैंने आपको अगली चीज बताई थी कि पहली बार कांग्रेस, क्योंकि उस समय की संस्था थी, सबसे बड़ी संस्था कांग्रेस थी, वही नेतृत्व कर रही थी, पहली बार कांग्रेस के द्वारा मांग होती है 1935 में, इंडियन नेशनल कांग्रेस द्वारा मांग। 35 से मतलब मांग शुरू होती है, और 36 का जो इनका अधिवेशन होता है फैजपुर में, तब वो उस मांग को आधिकारिक रूप से रखते हैं। तो 35-36 में। आपसे एग्जाम में ऐसा कभी नहीं पूछा जाएगा, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं कि 35 में रखी थी कि 36 में रखी थी, है ना? इसलिए ज्यादा कंफ्यूज मत हुआ करो, जहां आने का होता है वहां मैं खुद बता दूंगी, और जहां पे ऐसी बातें होती हैं कंफ्यूजिंग, वहां से प्रश्न नहीं बनते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना है। उसका मैंने एग्जैक्ट कारण भी बता दिया आपको कि 35-36 कहने का क्या कारण है। मांग रखना अलग बात है, उसको आधिकारिक रूप से रखना अलग बात है। और अगली चीज देखी थी अपन ने फाइनली 1938 में हुआ था अधिवेशन गुजरात के हरिपुरा में, उसको कहते हैं हरिपुरा अधिवेशन। और पहली बार कांग्रेस जो है अब मांग वांग नहीं करती है, सीधा कर देती है घोषणा कि अब तो जो भी होगा देखा जाएगा, भारत के लिए संविधान भारतीय बनाएंगे और एक संविधान सभा बनाएंगे, और संविधान सभा में लोग डायरेक्ट वयस्क मताधिकार से चुन कर आएंगे। पर वही वाली बात है, कितनी भी घोषणा कर दे, बनाने वाले तो अल्टीमेटली वही है, ब्रिटिश सरकार। यहां तक कि अपन ने कहानी देखी जिसको ब्रिटिश सरकार के द्वारा तवज्जो नहीं दी गई। फाइनली फिर अपन ने देखा कि ऐसा क्या हुआ कि ब्रिटिश सरकार झुक गई। तो 1939 में दुनिया में युद्ध छिड़ गया, जिसको कहते हैं हम द्वितीय विश्व युद्ध। विश्व युद्ध मतलब पूरा विश्व जिसमें शामिल हो जाए, सारे देश, लगभग सारे देश शामिल हो जाए। तो ये दूसरा विश्व युद्ध जब 1939 में शुरू होता है, तो दुनिया दो गुटों में थी, दो ग्रुप थे, युद्ध दो ग्रुपों के बीच में होता है। एक ग्रुप में जर्मनी और उसके साथी थे, दूसरे ग्रुप में ब्रिटेन था, अमेरिका था, चीन था, रूस था, ये सारे लोग थे। और जब युद्ध होता है, आपको भी मालूम है कितने सारे संसाधनों की, पैसे की जरूरत पड़ती है, और जहां जहां इनके उपनिवेश हैं, अगर वही इनकी मदद नहीं करेंगे तो काम कैसे चलेगा युद्ध में जीतने। बट बात यहाँ पे ये आ जाती है, उपनिवेश मदद क्यों करें, तुम हमारी सुन नहीं रहे तो हम तुम्हारी क्यों सुने। तो अब यहाँ पे ये खतरा उत्पन्न हो गया कि अगर हमने इनकी मांग नहीं सुनी तो ये विश्व युद्ध में सहयोग नहीं करेंगे, और ये मतलब कांग्रेस, और कांग्रेस नहीं करेगी तो मतलब आम जनता तो फिर पीछे हट जाएगी, क्योंकि नेतृत्व करता कांग्रेस है। कांग्रेस अगर कह देगी जाओ भाई लड़कों से कि शामिल हो देश में, तो वो शामिल हो जाएंगे, या संसाधन है, सरकारें हैं, सहायता करेंगी। कांग्रेस अगर पीछे हट गई तो क्या होता? कुछ नहीं होता। तो फाइनली अमेरिका ने दबाव बनाया ब्रिटेन के ऊपर कि जो भी तुम्हारा है मामला सलटाओ, हमें कोई मतलब नहीं है, फाइनली अपन को तो मदद से मतलब है, कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होना चाहिए। तो कुल मिला के उस प्रेशर के बीच में ब्रिटिश सरकार झुकना शुरू हुई, और वही कहानी आगे से अपन ने देखी थी कि 1940 में वो पहली बार एक प्रस्ताव लेकर आते हैं भारत के संविधान निर्माण का, क्योंकि वो अगस्त के महीने में आता है, तो वो फेमसली जाना जाता है अगस्त प्रस्ताव के नाम से। फिर इसके बाद अपन ने आगे की कहानी तो डिस्कस की थी कि क्या क्या थी, तो उसको पहले लिख लें, क्योंकि एक बार हम डिस्कस कर चुके हैं। अपन डायरेक्ट लिख लेंगे तो क्लैरिटी आ जाएगी, और फिर उसको रिवाइज करेंगे तो तीसरी बार वो कंफर्म हो जाएगा। लिखें इसको जहां से अपन ने छोड़ा था, 1938 तक लिखा था, और उसके बाद लास्ट लाइन क्या लिखी थी? पर किया जाएगा, ठीक है। इसके बाद पैरा चेंज करके लिखिए 1939 में, बैठे रहो, लिखना क्यों जब लिख चुकी हो तो। अच्छा, या उसी कॉपी को मिलाते चलो खोल के, जहां कुछ नया मिले उसको ऐड कर लेना। नया मतलब रहेगा तो वही, पर शब्द ऊपर नीचे पर तुम्हें टेंशन हो जाएगी। अच्छा, लिखिए 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ। में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, लिखिए। अच्छा, आपने आगे तक का भी लिख लिया था क्या? अच्छा,
1939 में द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ, अतः युद्ध में भारतीयों का सहयोग लेने के लिए ब्रिटिश सरकार संविधान निर्माण की मांग मानने के लिए तैयार हो गई। उनके द्वारा निम्न प्रयास किए गए। अभी अपनी टाइमलाइन चल रही थी, फिर अपन ने बीच का ज्वाइंट स्टेटमेंट बताया है, अब फिर से वही टाइमलाइन शुरू करते हैं ना। 1940 डालिए हेडिंग, हेडिंग मतलब वही टाइमलाइन। 1940 अगस्त प्रस्ताव, अगस्त प्रस्ताव के माध्यम से ब्रिटिश सरकार द्वारा क्या वो लिख लिया, लिख चुकी हो क्या? ब्रिटिश सरकार द्वारा भारतीयों से समझौता करने का प्रयास किया गया। शब्द मत मिलाओ, शब्द नहीं मिल सकते। शब्द तो 20 बार लिखोगे तो 20 बार अलग होंगे, और होनी चाहिए। अगर सेम है मतलब आप एक रटन फ्लो पे चल रहे हो, कंटेंट सेम होना चाहिए। प्रयास किया गया। जिसे भारतीयों ने अस्वीकार कर दिया। जब आप हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तब उसमें बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, कौन लाया था, लॉर्ड लिलिथगो कौन था, क्या लाया था, प्रस्ताव में प्रावधान क्या थे, क्यों नहीं माने हमने, कांग्रेस ने क्यों नहीं माना, लीग ने क्यों नहीं माना, वो आप बहुत डिटेल में वो मॉडर्न हिस्ट्री में पढ़ेंगे। फिलहाल अपने को उससे मतलब नहीं है, अभी अपन को तो इस बात से मतलब है कि हमने माना कि नहीं माना, तो हमने इसको रिजेक्ट कर दिया। ऑब्वियसली कोई भी सर पढ़ाएंगे से मतलब नहीं है सब्जेक्ट कौन सा पढ़ो, मैं आपको बस समझाना चाह रही हूँ। मुद्दा ये नहीं है कौन पढ़ाएगा, मुद्दा ये है कि आपको क्या पढ़ना है। बात का अर्थ समझा करो, शब्द नहीं कि अर्थ क्या है। अर्थ ये है कि हाँ, ताकि आपके दिमाग में क्यूरियोसिटी बनी रहे कि भाई हम इसको हिस्ट्री में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका कोई सेंस नहीं है ना इधर पे। अपन को क्या मतलब लॉर्ड लिलिथगो से पॉलिटी में पढ़ना, वहां पे मॉडर्न हिस्ट्री में। अगला लिखिए 1942, 1942, इसको डैश करके लिखिए। क्रिप्स मिशन भारत आया। क्रिप्स मिशन भारत आया। यह आयोग या यह मिशन सर स्टेफर्ड क्रिप्स की अध्यक्षता में बनाया गया था। इसने भारतीयों द्वारा युद्ध में सहायता करने के बदले
युद्ध समाप्त होने के पश्चात या युद्ध समाप्त होने के बाद संविधान निर्माण का आश्वासन दिया। इसे भी भारतीयों द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया। ठीक है, अब वो यहां लिखने की जरूरत नहीं है क्यों अस्वीकृत कर दिया, पर समझने की जरूरत है कि क्यों अस्वीकृत कर दिया। सिंपल सी बात है, युद्ध के बाद कह रहे हैं ये, और युद्ध कब खत्म होगा किसी को नहीं पता। वो तो 45 में हो गया, आज पता है, उस दिन थोड़ी पता था कि खत्म हो जाएगा। मान लो 10 साल चलता, 20 साल चलता, क्या युद्ध तो लंबे चलते हैं, विश्व युद्ध, क्या कंडीशन बनती, तो इस वजह से इसको रिजेक्ट कर दिया। अगला लिखिए 1946। नए ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा कैबिनेट मिशन का गठन किया गया। मिशन बेसिकली आयोग ही है, जिसको अपन समिति और आयोग कहते हैं, उसी को वो मिशन बोल रहे हैं, का गठन किया गया। इसके द्वारा दिए गए सुझावों को भारतीयों द्वारा स्वीकार कर लिया गया। इस प्रकार कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। ठीक है, तो ये मांग अपन ने एक सिनॉप्सिस फॉर्म में पूरा उसका टाइमलाइन लिख लिया है कि यहां से कहानी शुरू हुई थी और यहां पे कहानी खत्म हुई थी। ठीक है, क्लैरिटी आई, क्लियर है, आगे बढ़े या इसमें कुछ डाउट? तो ये कुल मिला के अपन ने जहां से कहानी शुरू की थी कि भारत के जो संविधान का निर्माण है संविधान सभा के द्वारा किया गया, और संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन के हिसाब से हुआ, तो वो कैबिनेट मिशन कहां से आया, ये कहानी आपकी क्लियर हो गई है। अब यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न है, कैबिनेट मिशन आ सकता है, क्रिप्स मिशन और ये सारे जो मिशन है, क्योंकि इनको अपन ने अस्वीकृत कर दिया, तो अब ये आपसे हिस्ट्री में कोई नहीं पूछेगा, ये पॉलिटी में कोई नहीं पूछेगा, हिस्ट्री में आएंगे। बट कैबिनेट मिशन से सक्सेसफुल रहा ना कैबिनेट मिशन, तो कैबिनेट मिशन हिस्ट्री में भी आ सकता है, पॉलिटी में भी आ सकता है। ठीक है, तो इसको अपन एक बार लिख लेते हैं। कभी कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी करने के लिए 7 मार्कर में आ सकती है, और उसके फैक्ट्स तो फिर इंपॉर्टेंट हैं ही। तो एक बार पूरा उसी सिनॉप्सिस फॉर्म में कैबिनेट मिशन को लिख लेते हैं। मैं समझाते चलती हूँ, साथ साथ आप लिखते चलेगा, क्योंकि वो ऑलरेडी सिनॉप्सिस फॉर्म में ही है ना। फॉर्मेट के हिसाब से समझेंगे, फॉर्मेट के हिसाब से लिखेंगे, और आगे भी आंसर राइटिंग ही फॉर्मेट के हिसाब से करेंगे। फॉर्मेट मतलब क्या? फॉर्मेट मतलब वो की पॉइंट्स जिनके बारे में हमें जानकारी होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, हम बात कर रहे हैं एक मिशन की, मतलब एक आयोग की, और ये मिशन है क्या? कैबिनेट मिशन। तो आप खुद सोचकर देखिए, सिस्टमैटिकली आपको इसकी कौन कौन सी बातें पता होनी चाहिए। पहली चीज इसका गठन पता होना चाहिए, सही है। हाँ, बेसिकली उसकी संरचना पता होनी चाहिए कि उसमें कौन कौन लोग शामिल थे, कैसे थे, वो चीज पता होनी चाहिए। और क्या पता होना चाहिए?
अब ये मिशन है, ब्रिटिश सरकार बना रही है, तो अगली चीज हमको इसमें पता होना चाहिए कि इसका भारत आगमन कब हो रहा है, किस डेट को हो रहा है, क्योंकि प्रीलिम्स का जो नेचर है एमपीपीएससी का वो डायरेक्ट फैक्ट पूछ लेते हैं, है ना। अगली चीज इसमें हमें ये पता होना चाहिए कि जो ब्रिटिश सरकार बना रही है कैबिनेट मिशन, तो वो किस काम को करने के लिए बना रही है। तो एक तरह से देखा जाए उसका उद्देश्य क्या होगा, और जो उद्देश्य होगा वही उसके क्या होंगे, कार्य होंगे। तो अगर कैबिनेट मिशन के कार्य होंगे तो वो भी वही होंगे, और उद्देश्य होगा तो वो भी वही होगा। अगली चीज हो जाती है कि फाइनल रिजल्ट क्या निकल के आया, है ना। कि जैसे अगली चीज तो किसी भी मिशन में ये भी हो जाएगी कि उसकी सिफारिशें क्या क्या थी। तो उसकी जो सिफारिशें थी लंबी चौड़ी, वो पॉलिटी में अपन को पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो इतिहास में अपन ढेर पढ़ेंगे कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए क्या कहा, भारत के लिए क्या कहा, डोमिनियन होना चाहिए नहीं होना चाहिए। फिलहाल अपन को पॉलिटी में उससे मतलब नहीं है, हमको पॉलिटी में किस चीज से मतलब है कि इस मिशन का रिजल्ट क्या निकल के आया। तो फाइनली ये जो कैबिनेट मिशन का उद्देश्य था वो कितना सक्सेसफुल रहा, परिणाम, क्योंकि उद्देश्य तो था, परिणाम क्या निकला, फेल की पास। ऑब्वियसली फेल नहीं हुआ, पास हुआ, इसलिए अपन इसको पढ़ रहे हैं। जो 2 मिशन फेल हो गए उनकी डिटेल अपन वैसे नहीं कर रहे हैं। तो ये जो कैबिनेट मिशन है इसका गठन हुआ था 1946 में, फरवरी में 1946। पर ये जो इसका भारत आगमन है वो आता है कब भारत में, मार्च 1946। ठीक, अच्छा आप साथ साथ लिखते भी चल रहे हैं क्या, समझ ही लो पहले एक बार, क्योंकि फिर वो आपका ध्यान बढ़ जाएगा। जल्दी से मैं करवा देती हूँ। गठन होता है 1946 में, और गठन करने वाले व्यक्ति कौन थे, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली। मैं यहाँ शॉर्ट में लिख रही हूँ, लिखवाते टाइम मैं आपको उसका पूरा पूरा लिखवा दूंगी। दूसरी चीज क्या, संरचना। संरचना थी इसकी 1+2। 1+2 जब भी कहा जाता है इसका मतलब होता है, पहले तो अपन ये देख ले, मतलब सदस्य कितने हैं इसके, 3। तो संरचना कैसी हुई इसकी, त्रिसदस्यीय संरचना। अब त्रिसदस्यीय संरचना में जब हम सिंपल 3 कह देते हैं तो उसका मतलब होता है तीनों को बराबर अधिकार है। जब हम 1+2 कह देते हैं तो इसका मतलब है कि उस 3 में से कोई एक व्यक्ति है जिसके पास ज्यादा अधिकार है, मतलब वो उसका अध्यक्ष है और बाकी 2 सदस्य है। तो इसकी संरचना थी त्रिस्तरीय संरचना थी। तो 1+2 मैंने आपको बताया, मतलब क्या, इसके एक अध्यक्ष रहे होंगे और 2 सदस्य रहे होंगे, और हमें इनके नाम पता होना यहाँ पर जरूरी है। इसके जो अध्यक्ष थे वो थे सर पैथिक लॉरेंस। उस समय इनके पास भारत सचिव का पद था, इसलिए इनको बना दिया गया था। और इसके 2 सदस्य थे, एक तो पुराने आपके वही सर स्टेफर्ड क्रिप्स, और दूसरे थे इनके नौसैनिक मंत्री A.V. अलेक्जेंडर। ठीक है, ये 3 लोग कैबिनेट मंत्री थे उनके, इनको मिला के समूह बनाया। अब कैबिनेट मंत्रियों का समूह है तो स्वाभाविक सी बात है, कोई भारत का गवर्नर नहीं बनाएगा, भारत का वायसराय नहीं बनाएगा, कौन बनाएगा, ब्रिटिश सरकार बनाएगी। और ब्रिटिश सरकार का मुखिया कौन, वहां के पीएम। तो एटली के द्वारा ये बनाया गया, ये उसके सदस्य थे। अब ये जो आयोग है इसको भारत भेजा गया, तो ये जो भारत आने की तिथि कभी कभी पूछ ली जाती है, कितनी थी डेट इसकी, 24 मार्च 1946। फिर बात आती है इसके उद्देश्य की, कि क्या था इसका उद्देश्य। तो नॉर्मल तो हमें पता ही है कि हाँ संविधान की मांग चल रही थी तो संविधान की मांगों को मानना था, ये तो एक लेमेन बात हो गई। कि हाँ एग्जैक्ट अगर अपन देखें स्पेसिफिक क्या काम करने के लिए इसको बनाया गया था, पहला काम था इसका भारत के लिए संविधान सभा का गठन। क्योंकि ये मांग तो पहले से थी ही, तो ये तो सब माननी थी, कोई दूसरा इसमें प्रश्न उठ ही नहीं सकता था। इसी के साथ में इसको एक और काम सौंपा गया था, वो था भारत के लिए अंतरिम सरकार का गठन। अब बात ये आती है अंतरिम सरकार का गठन, अंतरिम सरकार क्या, पहली चीज क्या होती है, दूसरी चीज क्या, कि क्यों करने लगे अचानक से। इसलिए करने लगे, जब संविधान सभा बना रहे हैं तो स्वाभाविक सी बात है कि अब इनका शासन यही चलाएंगे। 1945 में ये युद्ध भी हार गए, इन पे प्रेशर भी बन चुका है कि अब तो इनको देश को आजाद करना है। तो अंतरिम सरकार का मतलब होता है अस्थायी सरकार। अभी तक जो सरकार थी वो थी ब्रिटिश सरकार, देश आजाद हो जाएगा, चुनाव होंगे तो फिर बनेगी भारत की सरकार। अब ये बीच वाला टाइम चलाने के लिए भी तो एक सरकार चाहिए ना। तो जब भी ऐसी कभी परिस्थिति बनती है तो उस वाली सरकार को कहा जाता है अंतरिम सरकार, है ना। अस्थायी सरकार होती है एक तरह की,
ये या तो तब बनेगी कि अचानक से कोई देश नॉर्मल चल रहा है और अचानक से उस देश की मुखिया की, प्रधानमंत्री की, जिस अगर मान लो अध्यक्षीय प्रणाली है तो राष्ट्रपति की मृत्यु हो जाए और अचानक से ऐसी परिस्थिति बन जाए कि कैबिनेट नहीं, मतलब विघटन हो जाए सरकार का। या तो उस कंडीशन में बनती है ये अस्थायी सरकारें, अंतरिम सरकारें, या तो जब कोई देश नया नया बनता है। तो नए नए देश में जब तक उसकी पूरी प्रणाली स्थापित नहीं हो जाती तब तक के लिए किया जाता है अंतरिम सरकार का गठन। तो इस प्रकार ये दो काम इसको सौंपे गए थे, संविधान सभा का काम सौंपा गया था और अंतरिम सरकार के गठन का सौंपा गया। तो परिणाम में क्या आएगा, ये दोनों काम सक्सेसफुल रहे, तो यही दोनों इसके परिणाम निकल कर आए कि भाई फाइनली क्या हुआ, जुलाई अगस्त के महीने में 1946 में भारत में हुए चुनाव और इन चुनावों के द्वारा संविधान सभा का गठन हो गया और फाइनली अंतरिम सरकार भी गठित हो गई। कई बार पूछ लिया जाता है कि वो कब गठित हुई थी, तो 2 सितंबर 1946 को भारत के लिए एक अंतरिम सरकार गठित हो गई। अब स्वाभाविक सी बात है, ये सरकार है, भारतीयों के लिए है, अस्थायी है, अंतरिम है, तो इसके मंत्री कौन होंगे? स्वाभाविक सी बात है भारतीय होंगे। पर क्या इसके प्रधानमंत्री भारतीय होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि देश अभी आजाद ही नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री मतलब कौन? सरकार का मुखिया। सरकार का मुखिया कब आएगा? जब देश की सरकार बन जाएगी। अभी देश कौन सी कंडीशन में चल रहा है? गुलाम कंडीशन में ही कह ले, अभी आजाद हुआ नहीं है। सरकार बन रही है तुम्हारे लिए, तुम्हारे लोगों के द्वारा, वो एक अस्थायी है, इसलिए उसको कह दिया अंतरिम सरकार का मुखिया तो वही रहेगा ना। तो उस समय के जो थे आपके लॉर्ड माउंटबेटन, वही थे सरकार के मुखिया। और पूरी जो फिर मंत्री परिषद बनी तो उसमें नेहरू जी, सरदार पटेल, सारे लोग शामिल थे। इनको जैसे नॉर्मल आज की सरकार के अलग अलग मंत्रालय विभाग होते हैं, वैसे उनको बंटवारा कर दिया गया था। कब तक के लिए? जब तक के लिए कि तुम्हारा देश, तुम्हारा संविधान नहीं बन जाता, तुम्हारे चुनाव नहीं हो जाते, तब तक इस हिसाब से अपनी सरकार का संचालन करो। तो कभी कैबिनेट मिशन पे सीधी टिप्पणी आएगी तो हम यही सारी चीजें लिख सकते हैं, सीधा गठन, संरचना, भारत का आगमन, उद्देश्य ये था। और परिणाम तो चलो एक एड ऑन है उसका, वही सेम टू सेम चीजें हैं कि हाँ ये काम था तो ये बता दिया अपन ने हो गया, ये काम था और हमने ये बता दिया हो गया। तो इस तरह से सिस्टमेटिकली अपन 7 मार्कर को भी डील कर सकते हैं, इस तरह से सिस्टमेटिकली हम इंफॉर्मेशन को भी दिमाग में रिटेन कर सकते हैं। ठीक है, तो अब लिख लीजिए। अभी मैंने उसमें शॉर्ट में फरवरी एटली ऐसे लिख दिया है, आप उसको पूरा पूरा लिख लेना। सबसे पहले लिखिए गठन, डेट भी लिख लो चाहो तो, वैसे तो नहीं पूछी जाएगी पर फिर भी लिख लो। 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा 19 नहीं होगा, लिखो तो, मैं बताऊंगी ना उसका तरीका। अभी तो फिलहाल अपन आंसर नहीं लिख रहे हैं, बात को समझिए। मैं आपको 2 वे काम करवा रही हूँ, मेरा कहने का अर्थ है मैं आपको समझा रही हूँ, फिर मैं आपको कंटेंट लिखवाऊंगी, फिर आप आंसर राइटिंग सीखोगे। तो मैं ये कह रही हूँ कि मैं कंटेंट ही सिस्टमेटिकली लिखवाऊं तो सिस्टमेटिकली लिखेंगे, इसका मतलब ये थोड़ी कि उत्तर है ये, उसमें फिर अपन शब्द ऊपर नीचे करेंगे, थोड़ी फॉर्मेटिंग सीखेंगे, फिर मैं वो आपको होमवर्क दूंगी तो अपन डिस्कस कर लेंगे कैसे करना है। लिखिए अभी तो, गठन 19 फरवरी 1946 को ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा। संरचना लिखिए, त्रिस्तरीय संरचना या त्रिस्तरीय मिशन, और त्रिस्तरीय के ब्रैकेट में लिख लेना 1+2। फिर उसके बाद ऐसे ही लिख लीजिए जैसे मैंने लिखा है, संरचना के अंदर ही सब पॉइंट बनाते हुए, अध्यक्ष सर पैट्रिक लॉरेंस, सदस्य स्टीफर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर। भारत आगमन होता है 24 मार्च 1946। कार्य लिख लीजिए या उद्देश्य, दोनों शब्द लिख लेना, उद्देश्य कार्य। भारत के लिए संविधान सभा का गठन और भारत के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन। आपने लिख लिया क्या? तो क्यों तख्ता पलट होगा? सरकार बनी तब रही है ना जब अस्थायी देश में परिस्थिति है। हाँ
दो ही पोजीशन होते हैं। अंतरिम सरकार मतलब एक ऐसी सरकार जो फाइनल नहीं है। अंतिम से पहले जो हो वो है अंतरिम, ठीक है। तो अंतिम मतलब फाइनल, अंतिम से जो पहले है फाइनल नहीं है, मतलब वो क्या है, अस्थायी है। तो ऐसी नौबत नॉर्मल देश में कभी आ सकती है क्या? नहीं आ सकती। दो ही कंडीशन हो सकती हैं कि भाई अचानक से राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की मृत्यु हो जाए और उस देश में संविधान उतना क्लियर नहीं है। भारत का तो क्लियर है कि ऐसा हो जाएगा तो तुरंत क्या होगा, राष्ट्रपति को अधिकार है, शक्तियां हैं, किसको वो अपॉइंट करेंगे। भारत की व्यवस्था अलग है। अभी अपन अंतरिम सरकार तो पूरी दुनिया में हो सकती है ना, तो हो सकता है उनके संविधान में अगर उतना स्पष्ट प्रावधान ना हो तो वो अंतरिम सरकार का गठन कर देंगे और फिर से चुनाव होंगे तो फिर फाइनल अंतिम सरकार बन जाएगी। कायदे से वो परिस्थिति बहुत कम आती है क्योंकि हर किसी के देश में संविधान में इतनी व्यवस्थाएं हैं, पर वो तो एक आइडियल सिचुएशन थी कि ऐसा हो सकता है। नॉर्मली कंडीशन बनती है जब कोई देश नया नया बनता है, या तो वो नया नया अस्तित्व में आया हो। तो अस्तित्व में कैसे आएगा? अचानक से तो उदय होगा नहीं, किसी ना किसी से आजाद हो रहा होगा या किसी ना किसी से अलग हो रहा होगा। अब जब वो अलग हो गया है तो तुरंत की व्यवस्था बनाने तक, फाइनल सिस्टम बनाने तक, तब तक के लिए बन जाती है अंतरिम सरकार। अंतिम से पहले अंतरिम, जैसे जब बजट आता है वो फाइनल बजट होता है, उसको आप अंतिम बजट नहीं कहते, बस बजट कह देते हो। पर मान लो अगले साल चुनाव होने वाला है, कुछ महीनों में चुनाव होने वाला है, उतने महीनों के लिए जब आता है तब उसको अंतरिम बजट कहते हैं। आप कभी नहीं सुनोगे अंतरिम बजट, पर जब सुनोगे जब अगले साल लोकसभा चुनाव होने वाले होंगे। जैसे अभी चुनाव होने वाले थे, फरवरी में बजट आना था, मान लो चुनाव फरवरी के पहले हो जाते, एक आइडियल सिचुएशन, तो जरूरत पड़ती क्या? नहीं पड़ती। पर चुनाव होने थे जून में, बजट आना था फरवरी में, सरकार किसकी बनेगी किसको पता। आपको भले अंदाजा हो अलग बात है, पर अंदाजे पे थोड़ी ना देश चलता है। तो बजट आएगा कौन सा? अंतरिम बजट। शब्द का अर्थ है अंतिम के जस्ट पहले वाला, तो वो क्या होगा? अस्थायी होगा, है ना, टेम्परेरी सिस्टम एक तरह का। अब कायदे से बनेगी तो केंद्र की ना। उस समय जो परिस्थितियां हैं आप वो समझिए ना, देश आजाद होने वाला है, उस समय पे पड़ी है कि एक मंत्रिमंडल बन जाए जो उस देश के कानूनों के लिए डिसाइड कर ले कि भाई कौन से ये लागू रखेंगे कौन से नहीं रखेंगे। हमारी मांग थी कि हम शामिल होने चाहिए, तो उनने बीच का रास्ता क्या निकाल दिया कि ठीक है, जब तक आजाद हो गए, जब तक तुम्हारा संविधान बनेगा तब तक के लिए टेम्परेरी गवर्नमेंट बना देते हैं ताकि भारतीयों के मन में शांति मिल जाए कि आ रही है आजादी, आ रही है आजादी। बिल्कुल वैसे जैसे महिलाएं करती है ना, जब घर में सब लोग खाना खाने के लिए बैठ जाते हैं और खाना बनने में देरी होती है तो थोड़ी थोड़ी एक्टिंग करने लगते हैं, प्लेट्स वगैरह रखने लगते हैं, शांति मिल जाती है ना खाने वाले को कि आ ही रहा है खाना। जैसे होटल में करते हैं, ऑर्डर में लेट हो रहा है, बस बस सर ये आपका, बस कुछ कुछ एक्टिंग करने लग जाएंगे, बस सर खाना आ गया, तब तक आपकी प्लेट जमाने लग जाएंगे। और जबकि जब उनकी फास्ट डिलीवरी होती है तो ऐसा काम करते हैं क्या? इतने भाग के नहीं आते, पर उस समय वो आएंगे, खूब आपको एंटरटेन करेंगे ताकि आपको लगे कि हाँ आ रहा है आ रहा है। तो अब मान लो अगर उस समय भी अंतरिम सरकार नहीं बनाते तो फिर भारतीयों का एक झंडा बुलंद हो जाता, संविधान सभा बन गई, क्या भरोसा कल को ये संविधान भी हाईजेक कर ले। तो नहीं, शांति मिल गई कि नहीं नहीं कोई बात नहीं, केवल गवर्नर जनरल उनका है, सरकार अपनी है, आजाद होंगे गवर्नर जनरल भी हट जाएगा, अपने प्रधानमंत्री होंगे। तो एक टेम्परेरी व्यवस्था लाई गई, ठीक है। कुछ होमवर्क के लिए लिखिए, 2 मार्कर, है ना। प्रैक्टिस बिल्कुल सिंपल दे रही हूँ, जो ऑलरेडी एग्जाम में आ चुके हैं उन्हीं में से दे रही हूँ, पर वो अपन ने अभी डिस्कस नहीं किए है ना, अभी वहां तक पहुंचे नहीं है। चलो फिर भी सिंपल से सिंपल तो लिख ही सकते हैं, अभी तक जितना कंटेंट हुआ है उसके हिसाब से लिखिए। 2 मार्कर। नंबर 1, भारत में संविधान निर्माण का पहला प्रयास या प्रथम प्रयास कब और किसके द्वारा किया गया? तो बेटा 2 मार्कर में यही आएंगे। अब इसका मतलब ये थोड़ी कि मैं 2 मार्कर में कुछ ऐसा देने लग जाऊं जिसको लिखने में 15 मिनट लगे। 2 मार्कर में वही आएगा प्रश्न, कब और किसके द्वारा किया गया। दूसरा लिखिए, और 1 मिनट में ही लिखना है एग्जाम में, तभी पेपर हो पाएगा, वहां पे थोड़ी हमको 10 मिनट लेने हैं। दूसरा लिखिए, संविधान सभा की मांग सर्वप्रथम कब और किसके द्वारा की गई? तीसरा लिखिए,
कैबिनेट मिशन, नंबर 3 कैबिनेट मिशन। अगला लिखिए, कांग्रेस के किस अधिवेशन में, कांग्रेस के किस अधिवेशन में भारतीयों द्वारा भारत के लिए संविधान निर्माण की घोषणा की गई? एक और लिख लो, ये सारे 2 मार्कर हैं, ये 2 मार्कर चल रहे हैं। मैं अभी सब पूरे प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ, आप बस लिख लीजिए, मैं सारे प्रश्न डिस्कस कर रही हूँ। ये भी बताऊंगी कि मैंने प्रश्न क्यों दिया है ऐसा, है ना। नेक्स्ट लिख लीजिए, भारत की संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुरूप हुआ? मैं फिर बताती हूं ये प्रश्न देने का कारण क्या है। किस योजना के अनुरूप हुआ? 7 मार्कर लिख लीजिए। संविधान सभा का गठन, 7 मार्कर लिखिए। ये थे 2 मार्कर, कितने हो गए? 5। हाँ, 7 मार्कर लिखिए। संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुरूप हुआ? समझाइए। और दूसरा क्वेश्चन लिखिए 7 मार्कर में ही। हाँ, कैबिनेट मिशन, हाँ बेटा 7 मतलब फिर 7 ही चल रहा है पूरा, फिर उसके बाद अपन पीछे नहीं आएंगे, 2 में अपन सिर्फ 2 पे चलेंगे। 7 मार्कर। दूसरा क्या बोला मैंने? कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी कीजिए। अभी तक अपन ने जितना कंटेंट लिखा है तो उससे तो इतनी ही संभावना है अभी फिलहाल, है ना। अब देखिए मैंने ये प्रश्न क्यों दिए हैं और ऐसे ही क्यों दिए हैं और इनको कैसे लिखना है। पहली चीज तो आप ये समझिए एमपीपीएससी के प्रश्न कैसे आते हैं। एमपीपीएससी के प्रश्न 2 तरह से आते हैं। एक प्रश्न आता है बड़ा लंबा चौड़ा सा डिटेल में होता है, जो कि फैक्चुअल होता है, जो कि दिखने में बस लंबा चौड़ा दिखाई देता है, बट उसमें आपको डायरेक्ट फैक्ट लिखने होते हैं, बिल्कुल वैसे फैक्ट जो अपन प्रीलिम्स में पढ़ते हैं। दूसरा पैटर्न उनका होता है डायरेक्ट ही नाउन लिख देते हैं, एक वर्ड लिख देते हैं, कैबिनेट मिशन, सिंपल, उसके बाद कुछ नहीं, ना आगे ना पीछे। कभी कभी होगा कैबिनेट मिशन को समझाइए, पर जनरली जो पीएससी का पैटर्न है आप प्रीवियस ईयर उठा के देखेंगे, या तो फैक्चुअल वाला क्वेश्चन होगा लंबा चौड़ा एक लाइन में, या तो कोई एक शब्द लिखा होगा। अभी तक अपन ने जितना टॉपिक पढ़ा है उससे जिन प्रश्नों की संभावना बन सकती है अपन ने वो लिखे हैं। अब आप एक बार इसको और नजर डालेंगे तो आपको और समझ में आ जाएगा कि मैंने ऐसे ही प्रश्न क्यों दिए हैं। एग्जिट यहां से होगा ना, क्या हो गया ये, इसका स्क्रीन वो कहां से आएगा? अच्छा एंड्रॉइड खुला हुआ है। ये देखिए ये प्रश्न पीएससी के हैं, संविधान सभा से आए हैं, और एक बार आप इनको देखेंगे तो आप इन प्रश्नों का औचित्य समझ जाएंगे। 2014 का प्रश्न है, उस समय 30 शब्द थे, अब 20 शब्द हो गए, अब 2 मार्कर हो गया, उस समय 3 मार्कर था।
ये 2014 में आया। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? अभी अपन इस पे पहुंचे नहीं है, अगला अपन को कल कार्यप्रणाली यही डिस्कस करनी। पर आप प्रश्न का वो पैटर्न देखिए, सीधा सीधा पूछ रहे हैं संविधान सभा में महिलाओं की संख्या कितनी थी, पढ़ेंगे अपन, अभी 15 थी, है ना, अभी अपन गठन में पढ़ेंगे। ये देखो प्रश्न कैसा पूछ रहे हैं, बिल्कुल सीधा, भारत के संविधान का प्रारूप किसके द्वारा तैयार किया गया, एकदम सीधा पूछ रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? अभी हम सारे पढ़ेंगे, सारी समितियां। ये देखो बिल्कुल सीधा, भारत की संविधान सभा के लिए निर्वाचन कब हुए, उसकी पहली बैठक कब हुई, और संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे। तो आपको लग रहा है कि बहुत वैसे वैसे प्रश्न आए हैं? नहीं, बहुत सिंपल फैक्ट आते हैं, वही फैक्ट जो आपके प्रीलिम्स में इंपॉर्टेंट होते हैं, और उसको वो इस तरह से पूछ लेते हैं। तो अभी तक अपने जो टॉपिक अपन ने पढ़ा है, तो उनसे ये जो मैंने आपको प्रश्न लिखवाए हैं तो सीधे आ सकते हैं। संविधान सभा का गठन पहली बार मांग कौन कर रहा है, दूसरी चीज क्या अपन ने लिखी, पहला प्रयास कब किया गया, और तीसरी चीज हमने लिखी कैबिनेट मिशन। फिर अगली चीज मैंने उसी कैबिनेट मिशन का सेम टू सेम प्रश्न आपको 7 मार्कर में दिया है। 7 मार्कर में मैंने आपको 2 प्रश्न दिए हैं, उत्तर एक ही होने वाला है, बस भाषा अलग होगी। अब अपन उसको डिस्कस कर लेते हैं। हाँ हाँ जी बिल्कुल जी। क्योंकि यहाँ तक पैटर्न में 30 वर्ड लिमिट थी ना। हाँ बता रही हूँ, आ रही हूँ उस पे। वर्ड लिमिट पे अपन जाते हैं। वर्ड लिमिट क्या है, हर बार सिलेबस के हिसाब से बदलती रही है ना, ये तो आपको मालूम ही है। वर्ड लिमिट को एज इट इज फॉलो नहीं किया जाता है ना। पहले 30 थी, अब भी 20 है। अब वही हमको सीखना है कि क्या करना है। वर्ड्स कोई काउंट नहीं करता है, ना ही आपको करना। अब हमें सीखना है कि हमें लिखना कैसे है। कायदे से एक पैटर्न चलता है अपन की, भाई 3 पॉइंट बता दो। कारण क्या है, अगर आप 30 वर्ड की लिमिट फॉलो करने के लिए बैठेंगे, आपका पूरा पेपर छूट जाएगा, है ना। तो और दूसरी बात यह कि प्रश्न जितना पूछा गया हम जवाब उतने ही देंगे ना। मान लो कल कभी कोई पूछ रहा है कब और किसने किया, तो हम सिर्फ कब और किसने ही बताएंगे, हम उसमें भी उतने ही नंबर मिलेगा। पूरे 30 शब्दों में उस भाषा को लिखेंगे तो भी उतने ही नंबर मिलेगा। तो कुछ प्रश्न होंगे ऐसे जिसमें जितना पूछा है फैक्ट है अगर उसमें, तब उसके फैक्ट का एज इट इज उत्तर दे दिया जाएगा। इसलिए मैंने 2 प्रश्न उस तरह के दिए। उसमें कभी भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन नहीं बताई जाती। क्यों नहीं बताई जाती, बता सकते हो, किसी ने रोका नहीं है, पर मार्क्स तो एक्स्ट्रा नहीं मिल जाएंगे ना। मान लो संविधान सभा की मांग पहली बार 1934 में कर रहे हैं, M.N. रॉय कर रहे हैं, इसमें भी उतने ही मार्क्स मिलेंगे। और आप इस बात को पूरा 30-20 शब्दों में बताते हैं तो भी उतने मिलेंगे। अब हमको पेपर का मैनेजमेंट भी सीखना है। अगर हम यहाँ पे पूरी लिमिट फॉलो करेंगे तो 10 मार्कर छूट जाएगा। तो तरीका क्या होता है कि यहाँ जितना पूछा है उतना बता दो, ताकि बचे हुए समय का प्रयोग हम दूसरे प्रश्न में कर सकें, जहां पे डायरेक्ट आ गया कैबिनेट मिशन। और अब कैबिनेट मिशन को आप एक शब्द में नहीं निपटा सकते 3 मार्कर में, तब हमको उसमें शॉर्ट में 3 पॉइंट, कम से कम 3 तो फॉलो कर ही ले। हमेशा 3 पॉइंट फॉलो करने का पैटर्न नहीं चलेगा, ये भी ध्यान रखिए। फैक्चुअल किस्म का प्रश्न है तब हम उसमें 3 पॉइंट बताएंगे। कभी कभी वो कॉन्सेप्चुअल किस्म का होता है, तब हम उसको कभी एक्सप्लेन भी कर देंगे। ज्योग्राफी में कई बार कोई फिनोमिना आ गया तो उदाहरण भी दे देंगे उसमें। वो डिपेंड करता है विषय पे, उस टॉपिक पे। पर फिलहाल का जो टॉपिक है ये फैक्चुअल है अपना। तब इसमें हम क्या करेंगे, जो 2 प्रश्न थे आपके, उसमें तो आप डायरेक्ट प्रश्न का उत्तर दे देंगे, इस वर्ष में इसके द्वारा, इस वर्ष में इसके द्वारा, ठीक। पर जैसे कैबिनेट मिशन 3 मार्कर में आएगा तो सबसे पहले तो आपको ये बताना पड़ेगा क्या था, कब था, किसने बनाया। तो इसका सीधा सा फॉर्मूला याद रखो, क्या, कब, क्यों, कहां, कैसे। जो जो हिस्सा फॉलो हो जाए वो लिखते चले जाओ। अब कैबिनेट मिशन है, सबसे पहले तो क्या बताना पड़ेगा, है ना, कि है क्या। तो हम नंबर 1 में उसको सिंपल सा बता देंगे। या तो उसका तरीका होता है कि आप उसकी हेडिंग डाल दो, परिचय, बाकी इसकी जरूरत नहीं है, सीधा लिख सकते हो, भारत में संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुरूप हुआ। सिंपल, कैबिनेट मिशन पूछा है तो हम यही तो बता रहे हैं ना कि क्या है, एक मिशन है। अब आप उसमें बताएं एक मिशन है जिसमें ये था, 3 मार्कर में कम शब्दों में बात बतानी है, तो हम क्या बताएंगे, भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन के अनुरूप हुआ। दूसरे पॉइंट में हम उसका शॉर्ट में बता देंगे, गठन फरवरी इतने में हुआ, भारत आगमन इतने में हुआ। उसी के साइड में जरूरी नहीं है इसमें फिर आप गठन वाली डेट बताओ, चाहो तो इसको आप छोड़ भी सकते हो, सीधा भारत आगमन वाली डेट बता सकते हो। कुल मिला के इसमें क्या करना है, जितने फैक्ट्स हैं ना इंपॉर्टेंट, उनको हमें शॉर्ट में बता देना है। बट कैबिनेट मिशन है तो इसके 3 सदस्यों के बारे में तो बताना जरूरी है ना। तो यहाँ पे हम बता देंगे संरचना, उसको सीधा लिख देंगे शॉर्ट में 1+3, और हम नाम लिख देंगे पैथिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और स्टेफोर्ड क्रिप्स। इसमें वैसे बता सकते हैं क्या, 1 अध्यक्ष 2 सदस्य, 2 मार्कर में इतनी गुंजाइश ही नहीं है। बट अगर कोई शॉर्ट में ऐसा लिख दे तो अंडरस्टूड हो जाएगा ना। संरचना है 1+3,
अंडरस्टूड है, सॉरी 1+2 अंडरस्टूड है कि वो त्रिसदस्यीय है, और इसी में डैश करके तीनों के हमने नाम लिख दिए। कोशिश ये होती है कि ज्यादा से ज्यादा फैक्ट्स कम से कम शब्दों में चले जाए। होने को तो आप सिंपल एक्सप्लेन कर दो, पर फिर जितने कम फैक्ट उतनी कम मार्किंग। पीएससी का पैटर्न वो चाहता है कि ज्यादा से ज्यादा क्वांटिटी उसमें रहे चीज को एक्सप्लेन करने। तो इसको आप सिंपल बता सकते हो कैबिनेट मिशन। अब वो जरूरी नहीं है जो मैंने शब्द बोला वही शब्द लिखो पहली लाइन में, आप ऐसा भी लिख सकते हो ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लीमेंट एटली द्वारा गठित आयोग। दूसरे में लिख सकते हो संरचना 1+2, ये 3 बात। और फिर तीसरे में बता सकते हो इसके अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। कहने का मतलब क्या, दोनों ऐसे लिखो चाहे ऐसे लिखो, 2-3-4 बातें चली जाए। क्लियर है, हाँ या ना बताते चलिए। मैं आपको सिर्फ अभी एक हिंट दे रही हूं ऐसे। अगर अब आप इसको लिख के देखेंगे, चेक करवाएंगे, फिर उसमें गलतियां देखेंगे, फिर उसमें जो आपके कंफ्यूजन होंगे फिर उसको चेक करेंगे। तो क्लियर है, कैबिनेट मिशन एक सिंपल क्वेश्चन है, तो हमें 3 पॉइंट देने हैं, कोशिश करनी है ज्यादा से ज्यादा उसमें फैक्ट जा सके। तो उनमें से जो 2 फैक्ट होने ही होने चाहिए, वो तो पहला तो ये है उसकी डेट हो भारत आगमन की, उसके तीनों सदस्यों के नाम हो, और उसमें ये बताया जाए कि भाई इसके हिसाब से संविधान सभा बनी। अब अगर लिखने में क्या होता है, कई बार शॉर्ट वाले पीछे की जगह बची रह जाती है, तो कोई शॉर्ट में फैक्ट है तो अपन उस जगह पे बता सकते हैं, नहीं तो जरूरत भी नहीं है। तो समझे, उनमें समय और जगह बचाएंगे, उस समय और जगह को हम इस तरह के प्रश्नों में यूज करेंगे। इसके अलावा कौन सा प्रश्न दिया मैंने 2 मार्कर में? इसमें भी आप सीधा बता सकते हैं, है ना, हरिपुरा अधिवेशन, मतलब ये बिल्कुल फैक्चुअल टाइप का है, आप इसको लिख कर लेकर आइएगा। और जो फैक्चुअल टाइप का नहीं है उसका फॉर्मेट मैंने आपको बता दिया। अब सेम प्रश्न को आपको 7 मार्कर में लिखना है। ये तो 3 मार्कर में बात हुई, समेटना, ज्यादा से ज्यादा बात को कम जगह पे, ज्यादा खाना है कम प्लेट में समेटना है, तो सबको थोड़ा 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 ले लिया। पर अब जब हमारे पास बड़ी थाली है तो अच्छे से लगाएंगे ना, फिर कटोरी चावल सलाद उसमें सब कुछ होगी, तो वही करना है हमको फिर 7 मार्कर में। अभी मैंने वो जो आपको प्रारूप लिखवाया था वो बोर्ड फिर से चेंज करना पड़ेगा। वही जो पूरा प्रारूप लिखवाया था 7 मार्कर में हम बिल्कुल वैसे ही लिख सकते हैं। सीधा शुरुआत करेंगे वहीं से, गठन, संरचना, कार्य, उद्देश्य, भारत आगमन और परिणाम, बात खत्म। बस उसमें एक चीज आप एड ऑन कर सकते हैं, वो ये कि जब 2 मार्कर में लिखते हैं तो हमारे पास जगह होती है कम, तो हमें यहाँ पे कोशिश करनी रहती है कि हम डायरेक्ट फैक्ट बताएं। पर जब उत्तर बड़ा होता है तो उसका एक आदर्श प्रारूप ये होता है, मतलब आदर्श है वो, तो आदर्श हमेशा फॉलो नहीं होता, आपको भी मालूम है। आदर्श स्थिति, पहले आदर्श स्थिति देख लेते हैं। तो आदर्श स्थिति किसी भी उत्तर की ये होती है कि उसके 3 भाग होते हैं। पहला भाग होता है इंट्रोडक्शन, दूसरा भाग होता है उसकी बॉडी, बॉडी से मतलब जो प्रश्न पूछा गया, मेन प्रश्न, और तीसरा हिस्सा होता है उसका कंक्लूजन। ये किसी भी आदर्श उत्तर का फॉर्मेट होता है। बट 7 मार्कर में स्पेस कम है, क्वेश्चन की बॉडी भी बड़ी होती है, तो इस पूरे फॉर्मेट को फॉलो नहीं किया जा सकता। तो इस आदर्श उत्तर को हम फॉलो करेंगे 10 मार्कर में। बट 7 मार्कर में आवश्यकता के अनुसार कभी इंट्रो डाल देंगे, कंक्लूजन छोड़ देंगे, कभी डायरेक्ट शुरू कर देंगे तो कंक्लूजन कर देंगे। अब जैसे अभी अपना वाला जो प्रश्न है कैबिनेट मिशन वाला, एक तो सीधा टिप्पणी करने वाला है। अब टिप्पणी को आप डायरेक्ट फैक्ट से स्टार्ट करोगे तो थोड़ी सी अजीब लगेगी, तो बस 1 लाइन का इंट्रो डाल सकते हैं। प्रश्न क्या था, कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी कीजिए। टिप्पणी मतलब उसके बारे में हम बता रहे हैं, तो 1 लाइन में उसका इंट्रोडक्शन हम ये डाल सकते हैं क्या, कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार भारत की संविधान सभा का गठन हुआ। फिर बता दिया गठन, संरचना, भारत आगमन, ये उसके उद्देश्य थे, ये इसके कार्य थे, इसके परिणाम थे। तो आप खुद सोच के देखो, अच्छा एक फ्लो आ गया तो बस उत्तर परफेक्ट है। दूसरा प्रश्न में मैंने उसकी भाषा बदल दी है, वो भी कैबिनेट मिशन पर। प्रश्न क्या है, हाँ, अब प्रश्न की शुरुआत कैसे हो रही है, कैबिनेट भारत संविधान सभा का गठन किस योजना के अनुसार हुआ। तो आप स्वाभाविक सी बात है, आपको प्रश्न वहीं से शुरू करना पड़ेगा कि भारत की संविधान सभा का गठन कैबिनेट मिशन योजना के अनुरूप हुआ। फिर आप बताएंगे, फिर साइड हेडिंग डाल देंगे कैबिनेट मिशन, तो उसमें लिख देंगे इसका गठन क्लीमेंट एटली द्वारा भारत की संविधान सभा के निर्माण के लिए किया गया, सीधा लिख देंगे क्लीमेंट एटली द्वारा 1946 में। फिर बता देंगे संरचना, फिर वहीं आ जाएंगे, फिर वही संरचना बता देंगे, फिर वही उद्देश्य बता देंगे, फिर वही कार्य बता देंगे, फिर वही परिणाम बता देंगे। जो चीज हमें सीखनी है उसका मैं जो कहना चाह रही हूँ उसका औचित्य समझे आप। अपन ने जो टॉपिक अभी पढ़ा उसमें से टॉपिक तो उतना ही है संविधान सभा, पर एक ही बात को पूछने के कई तरीके हो सकते हैं। उन तरीकों के हिसाब से कंटेंट नहीं बदलेगा, बस बताने का शुरू करने का तरीका बदल जाएगा, अंदर की कहानी वही रहेगी।
अब क्योंकि प्रश्न ही यहाँ से शुरू हो रहा है कि किसके अनुसार हुआ बताइए, तो पहले वो बता देंगे, फिर वही कहानी पर आ जाएंगे। पर एक प्रश्न में डायरेक्ट लिखी है टिप्पणी, तो उसको अपन वैसे शुरू करके फिर वही कहानी बता देंगे। अब ये वो प्रश्न है प्रिडिक्टेबल प्रश्न। पीएससी में सारे प्रश्न प्रिडिक्टेबल होंगे नहीं। मेंस की कहानी ये है, मेंस की क्या, वैसे तो प्री की भी है, पर फिलहाल अपन स्टिक टू मेंस, क्योंकि अपने अभी अपना फोकस फिलहाल मेंस पर है, तो पहले इस पर ध्यान देते हैं। मेंस में हमेशा दो पार्ट होंगे क्वेश्चन के, एक होगा प्रिडिक्टेबल पार्ट और एक होगा अनप्रिडिक्टेबल पार्ट। प्रिडिक्टेबल मतलब आपको पता है कि हाँ इस पे टिप्पणी आ सकती है, इस पे प्रश्न आ सकता है, ये आ सकता है, वो आ सकता है, तो वो हमारी कोशिश होनी चाहिए कि वो हम एज इट इज बढ़िया से तैयार कर लें जैसे। पर दूसरा वाला हिस्सा अनप्रिडिक्टेबल, आपको भी नहीं पता क्या आ जाएगा, आपको भी नहीं पता कि वो भाषा क्या दे देंगे, एनालिसिस क्या दे देंगे, तब आएगी आपकी समझ और अंडरस्टैंडिंग काम उस समय पे। अब हमारी तैयारी का स्तर क्या होना चाहिए, तैयारी का स्तर हमारा ये होना चाहिए कि जहां से डायरेक्ट प्रश्न आ रहे हैं, जैसे मैंने आपको अभी सबूत दिखाया सामने कि भाई पीएससी डायरेक्ट ऐसे प्रश्न पूछ चुका है, तो पता चल गया ना कि ये प्रिडिक्टेबल पार्ट है, तो इसको हम एज इट इज तैयार कर लें। अब जब अनप्रिडिक्टेबल आएगा तब हम क्या करेंगे, तो ये जो हमने पढ़ा है इसकी जो कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग है वही वहां काम आएगी। तो तैयारी का लेवल क्या होना चाहिए, एक तो फैक्चुअल जो तैयारी है आपकी वो बिल्कुल इतनी परफेक्ट हो कि अगर ये प्रश्न आ गया तो मुझको ऐसा का ऐसा छाप देना है, और दूसरी तैयारी ये होनी चाहिए कि ये जो पूरे टॉपिक पढ़े हैं मैं इसको अच्छी अंडरस्टैंडिंग करूं, लिंकिंग करूं, समझूं, ताकि वो जो प्रश्न आए जो अपन को नहीं पता कैसा आएगा वहां पे वो सारी की सारी समझ काम आ जाएगी। तो यही चीजें हमको धीरे धीरे प्रैक्टिस से सीखनी है, और जो कि प्रैक्टिस से ही आएंगी। एक एक टॉपिक होता जाएगा, समझ बढ़ती चली जाएगी, समझ बढ़ती चली जाएगी। कुछ टॉपिक ऐसे होंगे आपको लगेगा इतना आसान प्रश्न, इतना सा उत्तर, हाँ इतना सा उत्तर, आएंगे ना वो वाले प्रश्न भी जब कठिन होगा, भाषा भी होगी, चीजें होंगी, क्योंकि पेपर दोनों तरह का मिक्स आता है ना। प्रीवियस ईयर थोड़ा सा उठाकर देखा करिए, तो उससे वो कॉन्फिडेंस डेवलप होता है कि हाँ यार ये चीज मुझसे आती है, ये मुझसे नहीं आती है, मुझे सीखना है, उससे कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और कुछ नहीं। पढ़ाने वाले को तो पता है क्या पढ़ाना है, वो आपको प्रश्न भी देंगे, पर जब आप खुद पेपर को देखते हैं ना तो खुद का कॉन्फिडेंस आता है। तो ये जो मैंने आपको प्रश्न दिए हैं कल आप इनको लिखकर लेकर आइएगा। 5 2 मार्कर हैं आपके और 2 आपके 7 मार्कर है। एक ही प्रश्न है, बस वो भाषा अलग है प्रश्न पूछने की, उत्तर तो वही एक ही होने वाला है। तो फिर कल अपन देखते हैं और फिर इसके बाद का आगे का कंप्लीट करते हैं, ठीक है। तो जैसे ही संविधान सभा आपकी कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि आपके सिलेबस का पहला टॉपिक है, प्री का भी मेंस का भी, संविधान निर्माण, इसके बाद फिर अपन शुरू करेंगे सिस्टमेटिक पूरा संविधान, जो कि पहले पेज प्रस्तावना से चालू होगा, फिर आर्टिकल बाय आर्टिकल एक एक करके अपन उसको समझते हुए आगे बढ़ेंगे, ठीक है। ओके, तो आप इनको करके लाइएगा। यहाँ तक कुछ डाउट हो तो पूछ लीजिए, मेन से रिलेटेड, आंसर से रिलेटेड, या अपन ने जो पढ़ा उससे रिलेटेड, नोट से रिलेटेड, व्हाटएवर, कुछ भी हो सकता है। स्टार्टिंग में डाउट बहुत होते हैं, प्रश्न बहुत होते हैं, ठीक है। ओके, कोई दिक्कत नहीं, चलिए मिलते हैं फिर कल आपके प्रश्नों के साथ, प्रश्नों के उत्तर के साथ। प्रश्न तो मैंने दे दिए, प्रश्न के उत्तर के साथ। सॉरी, मैं अपना अमेंडमेंट करती हूँ। कल नहीं मिलेंगे, मंडे को मिलेंगे, संडे को छुट्टी है। अब ठीक है ठीक है, पढ़िएगा, कल संडे को रिवाइज करिएगा। कौन सी पावर, मेरे पास कौन सी पावर है, कौन सी पावर बताओ तो। संडे, हाँ, इस विषय पर संविधान मौन है। कौन से वाले की, इस पर हर क्वेश्चन पे डिपेंड करता है प्रश्न कौन सा है। एकदम ऐसे नहीं फेंका जाता कि ऐसे बॉल फेंक दी, इसकी बैटिंग करके बताइए। आप एग्जैक्ट प्रश्न लेकर आइए, मैं एग्जैक्ट बताऊंगी, कारण समझिए। जैसे कि अभी प्रश्न जो मैंने दिया वो था कैबिनेट मिशन पर टिप्पणी। तब कैबिनेट मिशन एक फैक्चुअल डिटेल का प्रश्न है, तो इसकी टिप्पणी देखो यूपीएससी के हिसाब से तो टिप्पणी का मतलब होता है पूरी टिप्पणी पैराग्राफ फॉर्म में, पर अपन अभी उस पर नहीं जा रहे हैं। एमपीपीएससी में ऐसा नहीं होता। बस सर एक मिनट, तो इसमें कैबिनेट मिशन का जो प्रश्न है वो बिल्कुल फैक्चुअल है, तो इसमें वैसी ही फैक्चुअल फॉर्मेटिंग से चलेंगे। पर मान लीजिए प्रश्न बदल जाए, अब आप कुछ प्रश्न लेकर आना, तो फिर उस हिसाब से अपन देखेंगे। बट कभी भी पीएससी में वो पैराग्राफ वाले सिस्टम को तो फॉलो नहीं करना है। फैक्ट्स ज्यादा से ज्यादा होनी चाहिए, फॉर्मेटिंग होनी चाहिए, बस डिपेंड इतना करता है। अगर प्रश्न थोड़ा फैक्चुअल ज्यादा है तो सीधे फैक्ट्स आ जाएंगे, बनता है, पर वो नहीं बनाना है, यही सीखना है। अगर मेंस में एमपीपीएससी में मार्क्स चाहिए तो वो अलग डीप में जाता है। यहाँ पे हमको क्वांटिटी और क्वालिटी का बैलेंस करना होता है, कम समय में पेपर कंप्लीट करना होता है और ज्यादा से ज्यादा इन्फॉर्मेशन के साथ। वो कब होता है, जब हम शॉर्ट पॉइंट लिखें, टू दी पॉइंट लिखें और उसमें फैक्ट ज्यादा से ज्यादा इन्वॉल्व हो।
और ये टफ ज्यादा हो जाता है। एग्जैक्टली मेरे साथ खुद हुआ, यूपीएससी देते देते जब पीएससी का मेंस दे दिया था तो वही पैटर्न था, टिप्पणी मतलब टिप्पणी, वर्णन मतलब वर्णन, उसमें मार्किंग पीएससी में कम होती है और हमको तो एग्जाम इनका देना है तो हमको पैटर्न इनका फॉलो करना पड़ेगा। तो कोशिश होनी चाहिए कि फैक्चुअल ज्यादा रहे, सर खड़े रहे।